चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब पर जूता फेंका जाना, हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग और हत्या, आईपीएस पूरन द सुसाइड, स्मरण कीजिए, याद कीजिए, रोहित वेमुला का सुसाइड नोट, 8 पेज का सुसाइड नोट है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक कुशवाहा युवक को ब्राह्मणों की पंचायत कर एक अनोखी सजा दी, पांव धुलवाकर पांव का पानी पिला दिया। मतलब अब दलित पिछड़ों को समझना है कि इसे संविधान वाले राष्ट्र में रहना है या मनुस्मृति वाले राष्ट्र में। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रोहित वेमुला की सुसाइड नोट पर और आईपीएस पूरन के सुसाइड नोट पर। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि 8 पेज के सुसाइड नोट्स में उन्होंने क्या क्या लिखा है और रोहित वेमुला और इस सुसाइड नोट में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। स्वागत है सर, अगले 20 मिनट तक इसी विषय जी। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं अम्बेडकर नामे का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने वो 8 पेज का जो नोट है, उनका साइन नोट, उसकी एक कॉपी मुझे भिजवाई और मैंने उसको पढ़ा। और उसको हम कितनी जल्दी हिंदी में कर सकते हैं और दूसरी भाषाओं में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर बात यह है कि जो इस देश के बहुजन और दलित हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है अब तो वो खबर भी नहीं बनती है। वो यानी राघवन जो बड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा प्यारा बड़ा अफसर रहा है, मच डेकोरेटेड कॉप पुलिस वाला, वो खुद कह चुका है कि 10 में से 9 रेप जो होते हैं उनकी कोई फाइलिंग नहीं होती है, उनका कोई चर्चा नहीं होती है, और एक जो होता है उसमें भी 22-23% कन्विक्शन का रेट रहता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हालत होती है। और इसी तरह से चल रहा है। और मोदी जी के राज के आने के बाद तो जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, उन पर 38% तक बढ़ा है। किस तरह से हत्याएं बहुजनों की हो रही हैं। मुसलमानों पर जो हमले हैं वो काफी चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन मुसलमानों से बहुत ज्यादा लिंचिंग जो है वो दलितों के और बलात्कार उसके हो रहे हैं, और ये बहुत शर्म की बात है। और इसमें हमारे देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी और बहुजनों ने मिलकर कुछ ना कुछ सोचना होगा, बैठना होगा। तो खैर ये देखिए कि जो बहुत हैसियत वाले लोग हैं, जो हमारे देश के, जो ये कहा जाता है कि बड़े संस्थान हैं, उसमें रोहित वेमुला उस संस्थान के अंदर पीएचडी कर रहे थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। और उन्होंने 17-18 जनवरी 2016 को जो अपनी जान दी थी, उस जान देने से पहले उन्होंने खत लिखा था। और वो जरा ये खत का कुछ हिस्सा जरा सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर वो भी सुनाऊंगा जो पूरन कुमार ने शहीद होने से पहले, मैं इनको शहीद कहता हूँ, इनकी ये सामान्य मौत नहीं है, ये जातिवादी लोगों के जरिए हत्याएं हैं और हमारे ये शहीद हैं। जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मुझ पर नाराज मत होना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों ने सचमुच मेरी परवाह की, मुझे प्यार किया और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे हमेशा खुद से ही समस्या रही है। देखिए, हम खुद एक प्रॉब्लम है। मुझे अपनी आत्मा और शरीर के बीच एक बढ़ता हुआ अंतर महसूस होता है, और मैं एक राक्षस बन गया हूं। मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था, कार्ल सागन की तरह, एक विज्ञान का लेखक। आखिरकार यही एक पत्र है जो मुझे लिखने को मिल रहा है। मुझे विज्ञान, तारे, प्रकृति से प्यार था, लेकिन फिर मैंने लोगों से प्यार किया बिना ये जाने कि लोग प्रकृति से बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। हमारी भावनाएं दूसरे हाथ में है। हमारा प्यार बनावटी है, हमारी मान्यताएं रंगी हुई हैं, हमारी मौलिकता कृत्रिम कला के माध्यम से मान्य है। बिना आहत हुए प्यार करना वाकई मुश्किल हो गया। एक इंसान की कीमत उसकी तत्कालिक पहचान और निकटतम संभावना तक सिमट कर रह गई है, एक वोट तक, एक संख्या तक। किसी चीज के लिए किसी इंसान को कभी दिमाग नहीं समझा गया।
सितारों के धूल से बनी एक शानदार चीज की तरह, हर क्षेत्र में, पढ़ाई में, गलियों में, राजनीति में, मरने और जीने में उसने अपनी जान दी। शीर्ष पर पहुंचकर, जो शिक्षा का जो होता है एक बहुत बहुत मान्य जगह पर पहुंचने के बाद भी उसकी जो मांगे हैं उसके साथ जो यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है, उसमें जो एबीपी के लड़के उसके साथ कर रहे हैं, एबीपी का रजिस्ट्रार उसके साथ जो कर रहा है, आरएसएस का रजिस्ट्रार जो उनके साथ कर रहा है, आरएसएस का वाइस चांसलर उनके साथ जो कर रहा है, और जो उस वहां का चला रहे बंगुर दत्ता, मैं उसका नाम सही नहीं ले पा रहा हूँ शायद, दत्तात्रेय जी उन जी। तो वो जिस तरह का वो कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं हो रहा, तो आखिर क्या होता है कि आप जो है झुकने को तैयार नहीं होते, आप सरेंडर करने को तैयार नहीं होते, तो आप जो है आप अपनी जान दे देते हैं। और उसके बाद आप जरा आ जाइए, ये 7 तारीख को वाई पूरन कुमार जो आंध्रा में जन्म हुआ, जिनका वो सन 1973 में आंध्रा में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ, और वो स्कूल के जमाने से ही जो बताया जा रहा है और जो सच है, जिसके दस्तावेज भी सामने आ रहे हैं, कि उनका जो परिवार था वो डॉक्टर अंबेडकर का फॉलोअर था, बाबा साहब का फॉलोअर था, उनकी तमाम चीजें उन्होंने तेलुगु के अंदर पढ़ी थी। और ये जो बच्चा था, ये स्कूल आते आते और कॉलेज आते आते ये दलितों के लिए, बहुजनों के लिए और बहुजन बच्चियों के लिए जो भी उनके साथ बदतमीजी करता था उसके लिए वो लड़ता था, और उसके लिए बहुत नुकसान उठाता था, उसके लिए बहुत इस पर केसेस थे इसके नौजवानी के अंदर ही। और ये 2001 के बैच में टॉप किया था, और उसके बाद ये भी कम लोग जानते हैं कि ये आईएम का टॉपर थे, आईएम के मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो नंबर 1 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट समझा जाता है। और इनकी शादी हो गई थी, एक आईएएस जो इनके बैच की ही थी, 2001 बैच की थी, उनसे पंजाब की एक लड़की से इनकी शादी हो गई थी। तो और वो भी बहुत ईमानदार महिला है, और आज ये कहा जाता है कि ये जो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का जो ये पूरा अभियान है, वो उनके दिमाग की ही उनका ही कंट्रीब्यूशन है। तो ये अमनीत पी कुमार उनका शादी के बाद का उनका नाम था। ये उन्होंने कैसे उन्होंने जान दी, क्या किया, उसके डिटेल्स में नहीं जाकर, ये जापान में थी और वहां पता लगा कि पति 15-16 बार इन्होंने फोन किया, ये मुख्यमंत्री के साथ वहां गई हुई थी। यानी कितनी सीनियर आईएएस अफसर हैं उसका अंदाजा कर सकते हैं कि जापान में वो पैसा लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गए हुए थे। जब वो वापिस आई, मेरे पति जो बेदाग, ईमानदारी और असाधारण सार्वजनिक भावना वाले अधिकारी थे, 7 अक्टूबर को हमारे घर पर गोली लगने से मृत पाए गए। हालांकि आधिकारिक बयान आत्महत्या का संकेत देते हैं। मेरी आत्मा एक पत्नी के रूप में न्याय के लिए रोती है, जिसने वर्षों तक मेरे पति को हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बाकायदा अपमान, उत्पीड़न सहते देखा है। उनके साथ जो हुआ है, हम उनका जो आर्ट पढ़ने का है उसको जानेंगे। बेहद क्रूरता से उनकी मृत्यु के ठीक पहले डीजीपी हरियाणा के निर्देश पर मेरे पति सुशील के एक कर्मचारी के खिलाफ 6 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन रोहतक में एक मुकदमा किया गया। यानी तत्काल ये था कि ये दलितों के मसले उठाते थे, ये हाउस अलॉटमेंट को लेकर उठाते थे, ये एरियर्स को लेके सवाल उठाते थे, ये दलित अफसरों के साथ जो कुछ होता था, बहुजन अफसरों के साथ जो कुछ होता था, तो उससे ये सब लोग परेशान हो गए थे। और परेशान करने वालों की जो लिस्ट है उन्होंने 8 पेज के अंदर वो शामिल की है। वो इनके खिलाफ आखिर में क्या किया, जो एक साजिश के तौर पर, यानी जिस तरह से आरएसएस के लोग साजिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कि इनका जो एक गनर था, इनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसका नाम सुशील था, उसके खिलाफ एक
शराब के कारोबारी के द्वारा रोहतक में मुकदमा किया गया को इनके लिए 2.5 लाख रुपए ले रहा था। यानी डीजीपी के लेवल का आदमी जो है 2.5 लाख रुपए 2.5 लेगा, लाख रुपए 2.5 लाख रुपए सिपाही के लेगा तो जी। हाँ, 2.5 लाख रुपए का डीजीपी के लेवल का आदमी जी। और उसके बाद इनको ये अंबाला रेंज जो काफी अहम रेंज कहलाता है, उसके आईजीपी थे। उसके बाद ये रोहतक रेंज के आईजीपी थे। तो और लड़ते थे, कभी किसी भी बात के अंदर जो है वो गलत बात को नहीं मानते थे, जातिवादी बात को नहीं मानते थे। तो इनका जो खत है, इनके जो 8 पेज की चिट्ठी है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इस चिट्ठी का जो शीर्षक है, अगस्त, वो चिट्ठी का लंबा शीर्षक है। वो शीर्षक ये है, अगस्त 2020 से हरियाणा के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार घोर जातिगत आधारित भेदभाव, टारगेटेड मानसिक उत्पीड़न, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार जो अब असहनीय है, उसका शीर्षक। और जो मेरे प्यारे दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वो तैयार कर गए हैं वो बिल्कुल एक तरह से एक लीगल डॉक्यूमेंट है। 8 पेज की एक एक पॉइंट उन्होंने लिखा है बिल्कुल कानूनी तौर पर, बिल्कुल एक अफसर, और कितना पढ़ा लिखा आदमी, एक एक चीज को साफ किया है उन्होंने, और हर पेज पर साइन किया है उन्होंने। देखिए, हर पेज पर उनका सिग्नेचर है ये, ताकि कोई ये कहे कि नहीं ये पेज तो बदल गया था या कुछ हो गया था। इसकी कुछ चीजें जान लें। इन्होंने कहा है कि ये जो हरियाणा के जो अफसर हैं, जिसमें इस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है शत्रुजीत कपूर, उसके बाद अभी अमिताभ ढिल्लों, उसके बाद संजय कुमार, उसके बाद पंकज नैन, उसके बाद कला रामचंद्रन, ये इसको बहुत महान और बहुत ईमानदार अफसर माना जाता है। ये गुड़गांव में भी आई थी। संदीप खिरवार, मनोज यादव, इन एसपी के अग्रवाल और टीवीएसएन प्रसाद, इन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि इनको जो घर अलॉट होना है वो अलॉट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस जगह पर चंडीगढ़ के बराबर में जहां पर इनको घर अलॉट किया जा रहा है, उस घर के आसपास जो ऊंची जाति के आईएएस आईपीएस रहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर आए। तो इसलिए कुछ इस तरह का इशू खड़ा कर दिया जाता है कि इनका तो जहां इनकी पोस्टिंग है वहां पर एक घर है, वहां इनको दे दिया जाए, वो घर इनको दे दिया जाए। उसके बाद गाड़ी का जो अलॉटमेंट है, वो गाड़ी जो इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है और गाड़ी इनसे विड्रॉ कर ली जाती है। उसके बाद ये जो अपनी एरियर्स वगैरह की मांग करते हैं, तो सबको एरियर मिल जाते हैं। हमारा भत्ता बढ़ता है, हमारा ये सब बढ़ता है, हमारा डीए बढ़ता है, इनको नहीं दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ शिकायतें हैं, ये सब है, जो आप उसको पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आप ये करते हैं कि इनकी जो सारे के सारे एंट्रीज हैं इनकी पासबुक के अंदर, वो सारी इनकी वाइट कमाई है। वो वाइट कमाई जो है उसके बारे में सवाल उठा दिया जाता है। एक पीछे से एक अफवाहें और एक डिफेमेशन का चला जाता है, इसकी तो बहुत आमदनी हो रही है, और ये सारा का सारा जमा कर देते हैं कि ये सारी इनकी जो है ये जायज कमाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंक्वायरी बंद नहीं होती। और इसके साथ वो क्या कर रहे हैं, ये आरटीआई लगाकर ये लगातार, ये जो इस वक्त आईजीपी है और जो बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने जो करोड़ों रुपए कमाए हैं उसके कागज पेश कर रहे हैं, उसके कागज सबमिट कर रहे हैं सरकार को, उसके कागज सबमिट कर रहे हैं। जो होम मिनिस्टर है, उसका नाम क्या, विज को कागज पेश कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। आखिर में इनकी जो एक दो चीज जो पढ़ने लायक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं। Having waited for sufficient time after explaining to concerned officials of the factual position on all matters and with no response, it has now left me with no other option but to take this extreme step.
as I am extremely concerned for the safety of my family and hope and pray to God that this animosity towards me ends with me now. Unlike the inaction on my earlier complaints and representations, which is a matter of record, I hope detailed inquiry of all complaints and representations submitted by me is done as per law and final decision taken accordingly. वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार में, अपनी बच्चियां, इनकी 2 बच्ची हैं, अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए कि उनको मार ना दिया जाए, तो अपनी जान देकर मैं विनती कर रहा हूं कि उनकी हिफाजत की जाए और इन सब के खिलाफ इन्होंने जो काम किए हैं वो उसकी इंक्वायरी की जाए और मेरे खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं उसको उसकी इंक्वायरी करके उन सबको रद्द किया जाए। उसके बाद जो एक और अहम बात वो ये बता रहे हैं कि मैं इसलिए निशाने पर आया हूं नाउ दिस, क्या उसका हिंदी करूं भाई जो था? हाँ थोड़ा सा कर दीजिए। नहीं होगा तो 2 पार्ट में करेंगे। 8 पेज का है तो 2 पार्ट में कर सकते हैं इसको जी। नहीं अभी जरा सा नहीं, वो हो गया ये 8, उसको लंबाई में मैंने जो सारी शिकायतें और मेरे पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मेरा जातिगत जो मेरा शोषण हो रहा है और वो सारे के सारे अफसरों द्वारा, ऊंचे अफसरों द्वारा, और मैं विज जो है जो होम मिनिस्टर है उसमें भी लेकर आया हूं कई बातें। मैं चीफ सेक्रेटरी के पास भी लेकर गया। उन्होंने मेरी हर बात से सहमति दिखाई। शायद उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, हालांकि इसके अंदर है, लेकिन मैंने बहुत 2 साल इंतजार किया है पर वो कुछ भी नहीं रुक रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। तो अब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपनी पत्नी की जान की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूं ताकि उनको परेशान न किया जाए। और मुझे क्योंकि वो अपना दुश्मन मानते हैं, मुझे वो अम्बेडकरवादी मानते हैं, एक अधिकारियों के लिए लड़ने वाला मानते हैं, और वो उनके करप्शन को वो बराबर उसका भंडाफोड़ करते रहते। तो मैं जान देकर चाहता हूं कि भाई अब आप मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छोड़ दो। और जो खत्म होती है बात, दिस कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन बाय नॉट गिविंग मी माय एरियर्स, वो सारा यानी पूरा केस करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूड कर देते हैं लास्ट साइन करने से पहले। ये देखिए वो जो ये पूरा साइन करते हैं उसको पूरा लिखकर। जी वो कह रहे हैं कि ये जो लगातार डिस्क्रिमिनेशन है, मेरे एरियर्स नहीं देना, मुझे एक ऐसी पोस्ट पर भेज देना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनको जहां भेजा था सुनेरा में, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना के। बताइए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है रोहतक रेंज का, जो अंबाला रेंज का, ये सबसे बड़े रेंज है हरियाणा के अंदर, उसको भेज दिया जाता है गांव के अंदर। कोई ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है हरियाणा पुलिस का, उसके अंदर वो वहां पर भेज देना। मैंने जो अर्जियां दी हैं उसके साथ जो मैंने ये कहा है कि आप जो है, अच्छा पंजाब रूल्स लागू होते हैं हरियाणा पुलिस पर भी, तो उसके हिसाब से जो है, ये एक मंदिर में चले गए थे तो उसके बाद कितना हंगामा हुआ। इन्होंने ये बताया कि 100 से 80 ज्यादा मंदिर पुलिस स्टेशन के अंदर चल रहे हैं, तो शायद ये बात इनका उठाना भी ये बहुत बुरा लगा है। और उसके बाद मुझे पब्लिक मीटिंग्स के अंदर 2 बड़े पुलिस अफसर रहे हैं जिन्होंने पब्लिक मीटिंग में इनको जातिगत तौर पर इनको लताड़ा, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। जो ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी वहां पर इनको लताड़ा। तो रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था वहां, क्या रिटेलिएट करना चाहिए? नहीं, ये क्या करते, नहीं रिटेलिएट तो देखिए ये क्या करते थे, आकर कंप्लेंट कर देते थे, उनके खिलाफ कंप्लेंट करते थे, और हजारों कंप्लेंट किए, इसीलिए तो इनके साथ ये किया गया। ये छोड़ते नहीं थे, ये आरटीआई लगाते थे, ये सब कुछ करते थे। तो उसके बाद झूठ बोला कि इलेक्शन कमीशन जो है इनका हिसाब किताब मांग रही है, जो इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं मांगा। यानी बिल्कुल आरएसएस के अंदाज में कि झूठ बोलना, और झूठ को इतनी बार बोलना, एक अफवाह फैलाना और उसको इतनी बार बोलना कि वो सच लगने लगे। वो ये इन्होंने इनके साथ किया। और मीडिया को इस्तेमाल किया।
to humiliate, harass and insult me in public view have compelled me to take this extreme step. I cannot bear this any longer. उन्होंने सारे हर चैनल का इस्तेमाल किया मुझे जलील करने के लिए पब्लिक में. इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं. ये हालत करके रखी है उन्होंने. लेकिन बर्दाश्त करना होगा प्यारे दोस्तों, लड़ना होगा. लेकिन एक बदकिस्मती की बात यह है, ये जातिगत उत्पीड़न की वजह से मर जाते हैं, हमारे वेमुला चले जाते हैं, हमारे बच्चे लिंच किए जा रहे हैं. लेकिन जो इस देश को उबलना चाहिए, जो बहुजनों ने जो करना चाहिए, वो कुछ नहीं हो रहा है. चलिए सर, कोई नहीं, उत्पीड़न तो मेरा भी हो रहा है, बहुत तरह का, झूठे मुकदमे, कई FIR, प्रमोशन रुकना, छुट्टी न मिलना, सब कुछ हो रहा है. लेकिन मैं फाइट बैक करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता हूँ. और मैं जानता हूँ कि कोई भी दलित, अगर स्वाभिमानी दलित है तो उसको ये करना ही पड़ेगा, उसको अपने जीवन में कीमत चुकानी पड़ेगी. लेकिन सुसाइड करके नहीं, लड़के करनी पड़ेगी. दलित पिछड़ों को सोचना है, भारतीय संविधान वाला देश में रहेंगे या मनु स्मृति वाले देश में रहेंगे. शुक्रिया. देखते रहिए अम्बेडकर. थैंक यू सर.